हाँ जी, सरफेस इंटीग्रल इज जनरलाइजेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। पहली बात तो ये है कि ये डबल इंटीग्रल की जनरलाइजेशन है। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसकी जैसे एक तो ये गिवन टाइप है जिसके अंदर ये जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये एक स्केलर फंक्शन है। इन अदर वर्ड्स ये एक स्केलर फील्ड है। तो डबल इंटीग्रल एक स्केलर फील्ड का लेंगे तो इस टाइप के इंटीग्रल को मैंने टाइप फर्स्ट का नाम दिया हुआ है, जिसमें आप एक स्केलर फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, उसका डबल इंटीग्रल लेंगे। इसी तरह टाइप 2 के अंदर हम लेंगे डबल इंटीग्रल एक वेक्टर फील्ड का। ठीक है, तो वो उसको मैंने टाइप 2 का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से पहले तो हम ये टाइप फर्स्ट जो है इसको सीखते हैं। टू इवेलुएट सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल। ऊपर हमने बात की हुई है कि ये जनरलाइजेशन है डबल इंटीग्रल की। अब इसमें ना इन बातों को समझें कि डबल इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में फर्क क्या है। जो डबल इंटीग्रल होता था उसमें हम जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, या तो वो रेक्टेंगल लेते थे प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर, मतलब वो इस तरीके से होता था a टू b है और या फिर c टू d है। ये आपके पास जो इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रल के अंदर, ये एक रेक्टेंगल बनाती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक रेक्टेंगल बनाएंगी। तो रेक्टेंगल जो है ये एक प्लेन रीजन है। रेक्टेंगल ना भी हो, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हो कि c जो है ये भी कोई फंक्शन है, सपोज कर ले x का फंक्शन है, और d जो है ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये भी x का फंक्शन है, तो उस सूरत में वो एक कर्व रेक्टेंगल तो नहीं बनेगी, कर्व्स की मदद से कोई ऐसा रीजन बनेगा जो एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। इन अदर वर्ड्स डबल इंटीग्रल प्लेन रीजन के अराउंड होता है। उसमें हम यहाँ पर जो डबल इंटीग्रल होता है उसके नीचे यहाँ पर डी लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो मैंने पहले लेक्चर्स दिए हैं। तो डी से मुराद है एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी एक प्लेन रीजन। यहाँ पर आपको एस लिखा हुआ मिलेगा। तो एस से मुराद कोई भी सरफेस हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वो सरफेस प्लेन रीजन हो। इसका मतलब है कि डबल इंटीग्रल जो है ये सरफेस इंटीग्रल की एक स्पेसिफिक केस है, जिसके अंदर जो सरफेस है वो आप एक प्लेन रीजन लेते हैं। तो डबल इंटीग्रल को तो इवेलुएट करना हम सीख चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल को इवेलुएट करना सीखेंगे। तो तरीकाकार उसने ये लिखा हुआ है कि आपको जो सरफेस इंटीग्रल दिया होगा उसको आपने डबल इंटीग्रल में चेंज करना होगा। double integral taken over the projected area of the surface S on one of the coordinate planes। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये जो ds था सरफेस एरिया एलिमेंट, इसको आप प्लेन एरिया एलिमेंट में चेंज करने के लिए नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आगे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसे हम नॉर्मल वेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई क्यों करवाएंगे, तो वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। यहाँ पर केस 1 मैंने लिखा हुआ है। ये केसेस मैंने कैसे बनाए हुए हैं ये बताता हूँ अभी। अच्छा, जो आपको सरफेस दी हुई है कोई भी सरफेस हो सकती है। मैंने सपोज कर लिया है कि उसकी जो पैरामेट्राइजेशन है, जैसे हम पैरामेट्रिक कर्व्स लेते हैं, अगर आपको सफेयर दिया हो तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, एलिप्स दिया हो, सर्कल दिया हो, इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो उसमें कोई पैरामीटर हम टी यूज करते हैं, या कोई और वेरिएबल यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया है कि u और v जो हैं ये पैरामीटर्स हैं, मतलब x भी uv पर डिपेंड कर रहा है और y भी uv पर डिपेंडेंट है और ये भी uv के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना सपोज कर लेते हैं हम।
ये हमारे पास है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मैंने एक सरफेस बना ली यहाँ पे। ये हमें इस तरह की एक सरफेस दी हुई है। अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हम सपोज कर रहे हैं कि हम इसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। अच्छा, ये मैंने इतना सारा पोर्शन जो है ना ये ले लिया इसका। अब आप देखें, ये नीचे ना एक्स वाई प्लेन के अंदर ये रेक्टेंगल बनी हुई है। इन अदर वर्ड्स, ऊपर ऊपर जो सरफेस दी हुई है वो प्लेन सरफेस नहीं है। तो मैंने इस सरफेस का इतना सारा पोर्शन लिया और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो मैंने जब एक्स वाई प्लेन के अंदर देखी तो वो मेरे पास एक प्लेन रीजन या एक रेक्टेंगुलर शेप थी। ठीक है। अब इसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो आपको रीजन दिया हुआ है इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल सरफेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इनमें से अगर आप कोई भी एक पोर्शन चूज करते हैं, सपोज जैसे मैं ये वाला पोर्शन चूज कर लेता हूं। अब ये एक वेरी स्मॉल पैरेललोग्राम बन जाएगी जिसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पे बना लेता हूँ। ऐसे एक स्मॉल पोर्शन हमने चूज कर लिया था। ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं u और v। अब एक रेक्टेंगल का आपको पता है कि जो एरिया होता है, सॉरी रेक्टेंगल का नहीं, पैरेललोग्राम का, वो हमें मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का लेते हैं, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसका एरिया होता है। अब इस u के अंदर जो चेंज पैदा हुई है, यहां से आपने मूव किया इस एंड तक गए तो u में एक चेंज पैदा हुई। तो इसी तरह आप इस सूरत इस डायरेक्शन में गए तो v के लिहाज से उसके अंदर एक चेंज पैदा हुई। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस पॉइंट पर r पोजीशन वेक्टर था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r। तो r के अंदर एक चेंज पैदा हुई विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है। तो इसके पूरी जो ये वाली लेंथ बनेगी, इसको आप du से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये जो साइड है, इस साइड में r में जो चेंज पैदा हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू v पैदा हुई है, और यहाँ पर ये आपके पास dv बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस पूरी रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो तरीका क्या था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो है आर यू और साथ में डी यू, और इसी तरह नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड इसका आपने लेना।
और सेकंड जो आपके पास है वो है आर वी, और साथ में यहाँ पे आप डी वी लिख रहे हैं, और साइन थीटा। इस पैरेललोग्राम का ये एरिया बन जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके हम यूं भी लिख सकते हैं, ये वाले जो वेक्टर्स हैं आर यू और आर वी, ये तो वेक्टर्स हैं, डी यू और डी वी ये स्केलर्स हैं। तो और साइन थीटा को अगर आप बंद करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आर यू क्रॉस आर वी, इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में डी यू और डी वी लिखा जाएगा। तो ये जो ऊपर आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था ना डी एस, जिसको आप कह रहे हैं, तो बेसिकली ये जो डी एस है ये इक्वल हो जाएगा आर यू वेक्टर्स क्रॉस आर वी वेक्टर्स, और साथ में आप क्या लिखेंगे डी यू और डी वी, जिसको मैंने यहाँ पर डी ए के तौर पर लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पर अब एक और बात, प्रीवियस जो स्लाइड थी वहां पर मैंने एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखा हुआ था, तो वो मैंने इसलिए लिखा था कि ये जो आर यू होता है और आर वी होता है, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर होते हैं टेंजेंट वेक्टर्स। उस सरफेस के उस पॉइंट के ऊपर ये दोनों टेंजेंट वेक्टर्स हैं। तो जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये एक नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये n बन जाएगा, इसीलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसकी जगह पर n लिखा हुआ था, n नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में dA। तो ये तरीकाकार, इस तरीके से आप इस तरह के इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल्स को इवेलुएट करते हैं। जी फर्दर यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। जी, कंप्यूट द सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, इसको आपने कंप्यूट करना है, और ये हमें जो एस सरफेस दी हुई है वो एक यूनिट स्फीयर है। अब इसके लिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूनिट स्फीयर है, तो रेडियस आपने 1 लेना है, इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा x, आप लेंगे साइन फाई कोस थीटा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो y होता है वो इक्वल होता है साइन फाई और साइन थीटा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो z होता है वो आप लेते हैं कॉस फाई। जी, अब प्रीवियस स्लाइड पे ये जो लास्ट रिजल्ट है, इसके अंदर आप देखें, अब ये लास्ट रिजल्ट चेक करें, इसके अंदर आपने आर यू क्रॉस आर वी। अब हमारा जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो आप पैरामीटर्स बना रहे हैं, तो दो इसमें पैरामीटर आप यूज करें, एक फाई और एक थीटा। तो जब आप आर वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर, इसके अंदर एक्स की वैल्यू आप यूज कर रहे हैं साइन फाई, कोस थीटा, आई यूनिट वेक्टर साथ लिखेंगे, और प्लस y की वैल्यू इसके अंदर आप यूज करेंगे साइन फाई और साइन थीटा, j यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और z की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे cos फाई, k यूनिट वेक्टर आएगा। अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक फाई और एक थीटा। अब आपने पहले तो आर फाई मालूम करना है। आर फाई से मुराद है कि आपने आर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये साइन फाई का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस फाई, और जो कॉस थीटा है, थीटा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसीलिए आप इसको एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास साइन फाई, इसका भी ये बन जाएगा कॉस फाई,
और साइन थीटा को आप एज इट इज लिखेंगे और कॉस फाई का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन फाई। लो जी, ये हमने निकाल लिया आर फाई। दूसरा इसमें वेरिएबल थीटा है, तो अब आपने आर थीटा मालूम करना है जी। आर का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा बन जाएगा। इसीलिए फर्स्ट टर्म जो है वो साइन फाई एज इट इज लिखेंगे आप, और माइनस शुरू में लिखकर कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा, और आई यूनिट वेक्टर आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा बन जाएगा, तो साइन फाई आप एज इट इज लिखेंगे और जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस फाई जो है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये 0 के बन जाएगा जी। ये हमने आर फाई और आर थीटा मालूम कर लिया है। अब आपने आर फाई क्रॉस आर थीटा मालूम करना है। जी, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी आर थीटा क्रॉस आर फाई। तो ये हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके से इसको इवेलुएट करेंगे। आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट आप आर फाई के कंपोनेंट्स लिखेंगे, कॉस फाई, कॉस थीटा, कॉस फाई, साइन थीटा और माइनस साइन फाई। नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन फाई, साइन थीटा, और ये आपके पास साइन फाई और कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास 0 बन जाएगा जी। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आपके पास, आप इसका वो सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। आर फाई और क्रॉस आर थीटा। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जस्ट आपके पास साइन फाई बच जाएगा इस तरीके से जी। तो ये हमने फाइंड करने के बाद अब आते हैं इस तरफ। सरफेस इंटीग्रल आपके पास है एक्स स्क्वायर और डी एस अच्छा, एक मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अजान का वक्त हो गया, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, अब इसके अंदर आप देखें, ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके अंदर जो फाई होता है इसकी वेरिएशन होती है 0 से पाई, और जो थीटा वेरिएबल होता है इसकी वेरिएशन होती है 0 से 2 पाई।
जी ये वैल्यूज इनके अंदर हम पुट करते हैं। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई थीटा की लिमिट्स आ गई और 0 to पाई ये हमने फाई की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर x की जगह आपने जो वैल्यू स्टार्ट में सपोज की थी कि x जो होता है वो साइन फाई cos थीटा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। जी इसका ऊपर स्केयर भी एज इट इज आ जाएगा और ds की वैल्यू जो थी ds की वैल्यू आप यहाँ पर r फाई क्रॉस r थीटा इसका मैग्नीट्यूड और साथ में अब यहाँ पे आप लिखेंगे डी फाई और डी थीटा। यहाँ पर ये 0 to 2 पाई एज इट इज फिलहाल लिख दें और ये r फाई क्रॉस r थीटा की वैल्यू ऊपर हमने साइन फाई निकाली हुई है तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर सॉरी ये दूसरा इंटीग्रल भी आप 0 to पाई लिखेंगे और ये बन जाएगा साइन क्यूब फाई और cos स्क्वायर थीटा। d phi and d theta इन इंटीग्रल्स को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। 0 to 2 पाई ये थीटा वाली वैल्यूज आप सेपरेट कर लें cos स्क्वायर थीटा और 0 to पाई साइन क्यूब और फाई डी फाई। इन दोनों इंटीग्रल्स को इवेलुएट कर लें आप तो इसका जो रिजल्ट होगा लास्ट पे आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 4 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकल आई। तो इस तरीके से आपने सरफेस इंटीग्रल जो है उसको इवेलुएट करना। जी नेक्स्ट आपके पास इसी का सेकंड केस है। अच्छा इसके अंदर हमें ऐसे दिया हुआ है कि z की जो वैल्यू है ना मतलब प्रीवियस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो सरफेस की इक्वेशन थी वो इम्प्लिसिट फॉर्म में थी जबकि सेकंड केस के अंदर जो सरफेस की वैल्यू है जो सरफेस की इक्वेशन है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। मतलब z की जो वैल्यू है वो अलग से आपको दी हुई है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब है कि r जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं xi yj और z की वैल्यू हम g ऑफ xy राइट कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप r का x के लिहाज से डेरिवेटिव निकाल लें फिर इसी तरह r का y के लिहाज से डेरिवेटिव निकालें r क्रॉस r y अगर फाइंड कर लें तो ये बन जाएगा। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आएगा। इसको आप ये प्रीवियस रिजल्ट के अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब ये उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे करेंगे। जैसे अब देखें यहाँ पे ये जो सरफेस है ये आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म में दी हुई है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में होने की वजह से पहले आपने इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x निकाल लें पहले तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y निकालेंगे तो ये आपके पास 2y बन जाएगा। ठीक है अब आपके पास ये जो तरीकेकार है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ y ds जी इसको अब आपने कैसे करना है। तरीकेकार ये होगा कि y एज इट इज लिखेंगे ds की जगह पर आपने
पार्शियल z ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y और इसका स्क्वायर और प्लस 1 और साथ में स्क्वायर रूट और यहाँ पर अब आप dy और dx लिखेंगे। अब इसमें हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दी हुई हैं कि x जो है वो स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टू 1 एंड y फ्रॉम 0 टू 2 दिया हुआ है। तो ये आप लिमिट्स भी पुट कर दें। x की लिमिट हमारे पास है 0 टू 1 और y की लिमिट है 0 टू 2। ये ऊपर आपने वैल्यूज निकाली हुई हैं वो पुट करेंगे तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x 1 है, इसका स्क्वायर 1 बन जाएगा और पार्शियल z ओवर 2y है तो इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 1 इसमें लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट dy एंड dx। अब इसमें भी देखें कि जो इंटीग्रैंड है वो सारे का सारा y पर डिपेंडेंट है, इसीलिए आप x वाले इंटीग्रल को सेपरेट कर लें 0 टू 1 dx और y वाला जो है वो सारा आप सेपरेट कर लें 0 टू 2 और 1 प्लस 1 2 प्लस 4y स्क्वायर। स्क्वायर रूट को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे पावर की फॉर्म में तो वो 1/2 बन जाएगा और साथ में आपने y और dy लिख लिया। यहाँ पर अब इंटीग्रैंड 1 है तो उसकी इंटीग्रेशन x बन जाएगी और लिमिट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 1। अब इसमें आप देखें पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर के अंदर जो फंक्शन है 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, 4y स्क्वायर का होता है 8y, लेकिन आउटसाइड हमारे पास जस्ट y दिया हुआ है तो इसीलिए 8 से आप डिवाइड भी कर लें और 8 से मल्टीप्लाई भी करके आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर दें। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4y स्क्वायर, पावर में ऐड करेंगे 1 तो 3/2 होगा, इसी से आप डिवाइड करेंगे 3/2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू 2। जी ये फर्स्ट में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वो तो 1 माइनस 0 बन जाएगा। अच्छा ये बटे में जो 2 है इसको इस 8 के साथ कैंसिल करेंगे तो 4 बनेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये आपके पास 1/12 आ जाएगा। बाकी जो फंक्शन है उसके अंदर आप अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 प्लस 2 ये बन जाएगा 18 रेज़ टू पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो 2 की पावर 3/2 बन जाएगा। ये जो 18 लिखा हुआ है इसको आप 9 इंटू 2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर बन जाएगा 9 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 रेज़ टू पावर 3 27 होता है और 2 रेज़ टू पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर 27 आ जाएगा। इस 2 को 12 से कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पर 26। फर्दर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 13 √2 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा, सॉरी 3। लो जी ये यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब हम कल वाले लेक्चर में इसकी सेकंड टाइप जो सरफेस इंटीग्रल की वो स्टडी करेंगे। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।